नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, मैं बहुत दिन से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था दोस्तों। लेकिन आज से हम फिर से शिक्षक भर्ती जो परीक्षा निकली हुई है और छात्रावास अधीक्षक, उसमें हिंदी का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, आप जानते ही हैं। 25 से 30 नंबर के प्रश्न यहाँ पे नंबर के प्रश्न आने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और ये सीक्वेंस में हम पूरा हिंदी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाली है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। बहुत ही मेहनत की गई है, आप प्रश्नों को देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अधिकतर दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप भारत में कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो उसमें ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का जो हमारा पेपर होने वाला है उसके संदर्भ में। ठीक है, देखिए पहला अगर प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को पहली प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न हमको उलझा देते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्राकृत भाषा इसमें है ही, ऑप्शन देखें तो ये पहला पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है और फिर संस्कृत है। यदि हम इस हिसाब से देखें तो हम प्राकृत को ही आंसर लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा प्राकृत को पहली प्राकृत नहीं कहा जाता। पहली प्राकृत कहा जाता है किसको? तो याद रखेंगे पाली भाषा को पहली प्राकृत भाषा कहा जाता है। ठीक है, किसको? पाली भाषा को। पाली भाषा को पहली प्राकृत भाषा कहा जाता है और प्राकृत भाषा को स्वयं द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय प्राकृत भाषा। अच्छा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो नोट्स अवश्य बनाते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एडिशनल जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि पहली प्राकृत किसे कहा जाता है। पाली भाषा को कहा जाता है। पाली भाषा के संबंध में एक चीज याद रखिएगा, पाली भाषा जो है वो अनपढ़ों की भाषा, गंवारों की भाषा भी कही जाती है। और पाली भाषा के संबंध में एक और याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने, ठीक है, किसने? भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो भी पाली भाषा में लिखे गए थे। और बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी पाली भाषा में किया। इसके अलावा आप और एक चीज़ याद रखेंगे, अशोक के जो शिलालेख, अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं उसमें भी सम्राट जो अशोक सम्राट थे उनके अभिलेख और शिलालेख भी किसमें है दोस्तों? पाली भाषा में। अगर आपने इस व्याख्यान को बहुत अच्छे से सुना तो इसमें से आपका एक भी नंबर कम नहीं होने वाला है, ये निश्चिंत रहिए। सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो हिंदी वाले सिलेबस में है, बस आप मनोयोग से सुनते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का उदय हुआ दोस्तों, और प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। ठीक है, पाली भाषा का जो द्वितीय प्राकृत भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का उदय हुआ। अपभ्रंश को हम अवहट्ट भाषा के भी नाम से जानते हैं। देखिए सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, देखिए प्रश्न तो एक ही है लेकिन एडिशनल इसमें 10 प्रश्न हम कम से कम कवर करेंगे। तृतीय प्राकृत भाषा, अवहट्ट भाषा, और इसी को ही अविहत्त भाषा, और इसी को ही हम बिगड़ी भाषा, और इसी को ही भ्रष्ट भाषा भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यह अपभ्रंश भाषा के नाम। संस्कृत, संस्कृत तो मूल भाषा है दोस्तों। संस्कृत जो है वो हमारी क्या है? मूल भाषा है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का जो ज्ञान वो हुआ था पृथ्वी में, अगर देखें तो संस्कृत सबसे पहले आई थी, और उसके बाद फिर भाषा जो है वो टूटते गई, अलग अलग भाषाओं में बढ़ते चली गई। तो इसका यदि हम आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा? पाली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी का क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को जैन आचार्यों ने आरसी की संज्ञा दी थी तथा आदि भाषा माना है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से
कौन सा है, मागधी है, सौरसेनी है, अर्धमागधी है या पैसाची है। तो बहुत ढंग से ध्यान रखना है, इसमें अर्धमागधी को जैन आचार्यों ने आरसी की संज्ञा दी थी और इसे ही इन्होंने आदि भाषा माना है। आदि भाषा मतलब प्रारंभ की भाषा कौन सी थी, तो आदि भाषा किसने माना है, जैन आचार्यों ने अर्धमागधी को। आप इन सभी के संबंध में जानते होंगे दोस्तों, ये मागधी जो है मगध वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। मगध यदि देखें तो ये पटना वाला क्षेत्र पड़ेगा, वैसे विस्तृत था, आगे हम देखेंगे पूरा डिटेल। सौरसेनी, सूरसेन और अलवर वाला क्षेत्र जो राजस्थान का है ना, गुजरात वाला क्षेत्र, वहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा थी उसको सौरसेनी कहा गया। और अर्धमागधी दोस्तों, ये जो सौरसेनी है और मागधी बोली के बीच वाला जो क्षेत्र था उसमें अर्धमागधी दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे अर्धमागधी के नाम से जानते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जैन आचार्यों ने आरसी की संज्ञा दी थी। पैसाची दोस्तों पंजाब वाले क्षेत्र में, पैसाची वैसे हम आगे की बात करें तो पैसाची को भूतों की भाषा कहा जाता है। ठीक है, यदि आपके ध्यान में होगा, इसको भूतों की भाषा, ये महाभारत कालीन पिशाचों की भाषा थी ऐसा माना जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। पैसाची पंजाब वाले क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर एक मैप है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। अपभ्रंश 7 भागों में मिलता है दोस्तों। जैसे हम बात करें, देखिए पहला सौरसेनी, ठीक है, दूसरा ब्राचड़, तीसरा खस, चौथा पैसाची, पांचवा मागधी, छठवा अर्धमागधी और सातवां जो है महाराष्ट्री। तो यहाँ पर देखिए ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ब्राचड़ का प्रयोग होता था, ब्राचड़। और ब्राचड़ से कौन सी भाषा का जन्म हुआ है, ब्राचड़ से कौन सी भाषा विकसित हुई, तो आप जानते हैं इससे हमने सिंधी भाषा का विकास देखा हुआ है। ये खस है, खस से आप जानते हैं, खस से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। खस से किसका जन्म हुआ है, पहाड़ी हिंदी का। ठीक, पैसाची भाषा ये पंजाब वाले क्षेत्र में बोला जाता था, भूतों की भाषा इसको कहा जाता है। याद रखेगा, पिशाचों की भाषा, भूतों की भाषा, और इसी से ही जन्म हुआ है किसका, पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा का जन्म हुआ है दोस्तों। ठीक, सौरसेनी से आप जानते हैं, सौरसेनी जिस क्षेत्र में है वहीं से ही आप पकड़ लीजिए। पहला अगर देखें तो राजस्थानी हिंदी, पहला हम देखें तो राजस्थानी हिंदी का जन्म इससे मिलता है। और दूसरा बात करें तो दूसरा है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का जन्म यहाँ से हुआ है। इसके बाद बात करें तो गुजराती का जन्म यहाँ से हुआ है, गुजराती। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, है ना। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती का जन्म सौरसेनी से हम देखते हैं। इसके अलावा अगर मगध से बात करें तो ये मगध वाला पूरा क्षेत्र देख रहे हो दोस्तों, मगध वाला पूरा क्षेत्र। सबसे पहले बिहारी हिंदी, दूसरा बात करें असमिया, तीसरा बात करें उड़िया, और चौथी बात करें हम बांग्ला का जो जन्म है किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से ही छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और महाराष्ट्री से देखें तो मराठी भाषा का जन्म हमको देखने को मिलता है, महाराष्ट्री से मराठी भाषा का। तो इस प्रकार से अपभ्रंश जो है वो 7 अपभ्रंश का अगर हम लोग कार्यकाल देखें 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ठीक है, और अपभ्रंश उस समय 7 भागों में टूटी और 7 भागों से फिर हिंदी का विकास हुआ है, और ये एक इसका ओवरऑल मैप आपके सामने है। ठीक, तो यदि हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस भाषा को जैन आचार्यों ने, तो अर्धमागधी भाषा इसका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हार्ले, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण के आधार पर अपभ्रंश से निम्न भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में निम्न विकल्प में सुमेलित नहीं है। भाषाओं की उत्पत्ति, ये अपभ्रंश भाषा है और ये अपभ्रंश है, और ये उससे निकलने वाली भाषा जो जन्म ली है वो भाषा है दोस्तों। तो देखिए, सौरसेनी से बांग्ला जन्मा है क्या, नहीं जन्मा है। सौरसेनी से तो राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती,
इन भाषाओं का जन्म हुआ है, तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है और यही हमारा करेक्ट आंसर है क्या? हाँ बिल्कुल। पैसाची से मैंने बताया, पैसाची से पंजाबी प्लस लहंदा का जन्म हुआ है। मागधी से मैंने बताया उड़िया, बांग्ला, बिहारी हिंदी, असमिया का जन्म हुआ है और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। अब भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, इसका ऑप्शन सही होगा, सही उत्तर होगा सौरसेनी से बंगला का जो है वो जन्म नहीं हुआ है, बंगला की उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक, नेक्स्ट हम देखिए, प्रथम देसी भाषा जन भाषा होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो प्रथम देसी भाषा या जन भाषा होने का गौरव, आप हिंदी को मत लगाइएगा, इसका सही आंसर है पाली। पाली को ही प्रथम देसी भाषा और प्रथम जन भाषा होने का गौरव प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा समझें तो उस समय देखिएगा दोस्तों, जब भाषा का विकास हुआ, संस्कृत दो रूपों में प्रचलित थी। एक वैदिक संस्कृत थी, संस्कृत उस समय दो रूपों में प्रचलित थी, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी आपकी लौकिक संस्कृत। एक थी क्या? लौकिक संस्कृत। तो आप देखेंगे ये जो संस्कृत जो भाषा थी, ये पढ़े लिखे उच्च वर्ग के ब्राह्मणों की भाषा थी। ठीक है, संस्कृत जो है पढ़े लिखे उच्च वर्ग के ब्राह्मणों की भाषा थी और इसको जन सामान्य, जब पढ़ा लिखा नहीं था, जो अनपढ़ थे, जो गंवार थे, जो जन सामान्य थे, वो उसको प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो उस समय जो भाषा प्रचलित हुई वो भाषा थी पाली भाषा। वो भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। और पाली भाषा फिर वो जनमानस में पूरा प्रचार हो गया, इसीलिए इसको उस समय पूरे देश में कहा जाता है कि पाली भाषा का प्रयोग होता था। और सम्राट अशोक के अभिलेख हम देखें तो हमको ये जानकारी भली भांति मिल जाती है। ठीक है, तो पाली भाषा को ही देसी भाषा या जन भाषा होने का गौरव प्राप्त है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आर्य भाषाओं के वैशिष्ट्य के संदर्भ में सत्य कथन है। वैशिष्ट्य मतलब विशेषता के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है आपको। पहला देखिए आर्य भाषा, देखिए आर्य भाषाओं का विकास आपने देखा होगा। आर्य भाषा में जो है वो प्रारंभिक आर्य भाषा काल, माध्यमिक आर्य भाषा काल जो 1000 से 1500 और आधुनिक आर्य भाषा काल जो है वो 1800 से लगाकर अब तक जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो आधुनिक आर्य भाषा की विशिष्टता या विशेषता आप कह लीजिए, वैशिष्ट अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो वैशिष्टता क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है? देखिए, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के लेखन में ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। री जो है उसका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ ही हम देखते हैं और री युक्त शब्दों को तत्सम शब्द माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें डा और ढा और अढ़ा, ये देखिए नीचे यहाँ पर बिंदी लगा है, अड़ा और अढ़ा का पृथक पृथक लेखन। बिल्कुल, अड़ा और ढा और डा और ढा का जो है वो पृथक पृथक लेखन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रायः द्वितीय व्यंजन में केवल एक व्यंजन ही शेष रहा और लोपित व्यंजन से पहले स्वर में दीर्घता आ गई। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझाता हूं, हालांकि थोड़ा सा डेप्थ इसको आपको जानना पड़ेगा। देखिए, नीर प्लस रोग, नीर प्लस रोग, नीर उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। अब यहां पर जोड़ेंगे तो ये आधा र हो जाएगा और डबल ये द्वित्व हो जाता है, र और रा। तो इसमें कहा गया एक ही व्यंजन शेष रह जाता है। बिल्कुल एक ही व्यंजन शेष रह जाता है। और क्या कहा, लोपित व्यंजन से पहले वाले स्वर्ग में दीर्घता आ जाएगी, इससे ये लोप हो जाएगा इस र का दोस्तों, ये वाले र का लोप हो जाएगा और इससे पहले वाला जो स्वर है उसमें दीर्घता आ जाएगी और शब्द बनता है निरोग। क्या बनता है? निरोग। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आधुनिक आर्य भाषाओं की वैशिष्टता में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, शब्द भंडार की दृष्टि से कई विदेशी भाषाओं के शब्दों का समावेश। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे अरबी भाषा के 2500 शब्द, फारसी भाषा के, स्पेनिश, इटालियन, सभी भाषाओं के शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या पूछा है? संदर्भ में सत्य कथन है। तो ये चारों के चारों सही है दोस्तों। ठीक है, ये चारों के चारों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक, तो ये सभी के सभी सही हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वर्गीय श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन में वर्णित सुझावों के संबंध में सही नहीं है। पहला हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा स्तर के स्तर पर हिंदी शिक्षण अनिवार्य किया जाए। बिल्कुल ये प्रतिवेदन में था। अच्छा ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए स्वर्गीय बीजी खेर जो है वो मुंबई, उस समय मुंबई हुआ करता था, उसके ये सीएम हुआ करते थे, 2 बार के सीएम थे। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1955 में 7 जून 1955 को बीजी खैर बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया और उसने जो है वो, अब उसकी प्रथम बैठक 15 जुलाई को हुई थी और 31 जुलाई सन 1956 को उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा था कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के स्तर पर हिंदी शिक्षण अनिवार्य किया जाए। तो ये बिल्कुल कहा था, बिल्कुल सही बात है। संघ भाषा हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही। रोमन लिपि को स्वीकार किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। रोमन लिपि को स्वीकार नहीं किया गया था, सही नहीं है पूछा है, तो यही हमारा जो है आंसर है, ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा गया, बिल्कुल। अखिल भारतीय सेवा जो होती है ना, आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, यूपीएससी जो सेवाएं क्रिएट करवाती है, उसमें हिंदी का अनिवार्य प्रश्न रखने के लिए प्रतिवेदन में सुझाव जो दिया था वो बीजी खैर ने दिया था। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये रोमन लिपि को स्वीकार नहीं किया था, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसके संबंध में कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ। पहले ये राजभाषा आयोग, ये प्रथम राजभाषा आयोग थी, ध्यान रखेंगे, है ना। राजभाषा आयोग, ये प्रथम राजभाषा आयोग गठित की गई थी और इसका गठन हुआ था कब, तो ये गठन हुआ था 7 जून 1955 को, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अभी आपने देखा है अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी बीजी खेर, और ये बीजी खेर जो है बाल गंगाधर खैर इनका पूरा नाम था। इसके अलावा इसमें सदस्य कितने थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, सदस्य इसमें 20 सदस्य थे। इसके अलावा इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी इसकी 15 जुलाई सन 1955 को, और इसने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कब दिया था, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिया था इसने, मतलब रिपोर्ट अपनी प्रेस की थी, कब की थी, तो 31 जुलाई सन 1956 को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी हैं दोस्तों, ये सारे पॉइंट मोस्ट आईएमपी है, इसको बहुत ढंग से आपको ध्यान रखना है, इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का मानक स्वरूप माना जाता है। हिंदी का मानक स्वरूप किसे माना जाता है, ब्रज भाषा को, खड़ी बोली को, बघेली को, भोजपुरी को, इसको आप जानते होंगे। इसका आंसर है खड़ी बोली को। ब्रज भाषा का स्वरूप किसे माना जाता है, खड़ी बोली को माना जाता है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली केवल खड़ी बोली तक ही सीमित नहीं है, खड़ी बोली में कौन कौन से, तो आप ध्यान रखेंगे हरियाणवी प्लस ब्रज भाषा प्लस खड़ी बोली, इन सभी को मिलाकर जो है वो खड़ी बोली कहा गया था, और इसी को ही दोस्तों क्या माना गया, मानक, हिंदी का मानक स्वरूप माना गया, ठीक है। खड़ी बोली क्यों कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसमें जो है वो आकार का जो है वो प्रयोग होता है, जैसे गया, खाया, पिया, है ना, तो यहाँ पर आकार का प्रयोग अधिकतर शब्दों में यहाँ पर देखने को मिलता था, इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा जाए, खड़ी पाई का प्रयोग, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, खड़ी बोली कहा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी 3 शैलियाँ भी हैं, उर्दू है, हिंदी है, ठीक है, इसकी 3 शैलियाँ भी पाई जाती हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली। इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदी भाषा का, हिंदी का मानक स्वरूप। चलिए
नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संविधान संशोधनों द्वारा भाषाओं की मान्यता के संबंध में अनुचित विकल्प है, उचित विकल्प अनुचित चुनना है हमको। तो ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन से और हमारे आर्टिकल में जो राजभाषा आयोग से संबंधित आर्टिकल है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो निश्चित आता है, तो इसको आप बहुत ढंग से नोट करेंगे। देखिए हमारे मूल जो 8वीं अनुसूची थी संविधान की, उसमें 14 भाषाएं थी प्रारंभ में, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, और यहाँ पर एक भाषा जोड़ी गई सिंधी को दोस्तों। ये थी हमारी 15वीं भाषा, ठीक है, 15वीं। 49वां तो हुआ ही नहीं था। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में दोस्तों, और यहाँ पर 3 भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी 16, ये सभी आपको याद रखना है, नेपाली 17 और कोंकणी जो है वो 18। और 92 जो संविधान संशोधन था दोस्तों, उसमें 4 भाषा, ये संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये हो गया हमारा 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21 और ये हो गया 22। तो ये 22 जो है वो हमारी भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल है। और एक चीज और याद रखेंगे, इसमें कहीं भी इंग्लिश शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसकी बात कर लें हम, अनुचित विकल्प है 49वां, यही हमारा जो है आंसर होगा, क्योंकि उड़िया और असमिया तो प्रारंभ से ही इसमें शामिल था दोस्तों, तो ये बाद में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में उड़िया असमिया शामिल थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पर दिया, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में 14 मूल भाषाएं सम्मिलित थी, जिसमें उड़िया और असमिया भी है। 14 भाषाएं हैं, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बांग्ला और संस्कृत और उर्दू। यहाँ पर कहीं भी अंग्रेजी नहीं है, बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी हमारी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 67 में 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ा गया। 92 71वें संविधान संशोधन मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को मान्यता दी गई। इस प्रकार भाषाओं की संख्या जो वर्तमान में है वो कितनी है, 22 है, ठीक है। चलिए ये सारा PDF आपको मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो देखिए किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 343। देखिए दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा, भारत संघ की जो है वो राजभाषा के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। प्रावधान क्या क्या है इस पर बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 348 जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो है वो, उच्चतम न्यायालय में कार्य जो है वो किस भाषा में संचालित होगा, इसका प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई की भाषा क्या होगी, वैसे अंग्रेजी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। तो उच्चतम न्यायालय में कार्य किस भाषा में होगा, इसके बारे में जो है वो लिखा हुआ है 348 में। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राज्य भाषा का उल्लेख है, राज्यों की राजभाषा के संबंध में उल्लेख, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 351 यही हमारा आंसर है, हिंदी भाषा के लिए विकास, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है वो निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में। तो इसको बहुत ढंग से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कर दें, जैसा भी आपको लग रहा है आप कमेंट जरूर करिएगा, और क्या सुधार किया जा सकता है इस पर भी कमेंट करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, यही हमको शक्ति देता है मित्रों, तो ध्यान रखें। चलिए, निम्नलिखित में से संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 350 में। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 120 में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 220 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कहाँ पर, विधानमंडल में,
ठीक है। अनुच्छेद 344 ये राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में ये अनुच्छेद है, ठीक है। और अनुच्छेद 350 जो है वो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है दोस्तों वो मातृभाषा में है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का उल्लेख करता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई डाउट है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, ये देखिए अब भी इसके संबंध में पूरा डिटेल बात किए थे। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 15 जुलाई 1955 को प्रथम बैठक हुई थी इसकी, और 31 जुलाई सन 1955 को इसने 56 है दोस्तों, ये सॉरी ये मतलब 55 को नहीं 56 को इसने अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। और 14 सितंबर सन 1949 यहाँ पर देखेंगे श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और इसी दिन यह प्रस्ताव बहुमत से पारित कर हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई। कब? 14 सितंबर सन 1949 को। और 14 सितंबर सन 1953 को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर भारत सरकार ने पहला हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये सारा डिटेल आपके सामने दिया गया है, आप जो है वो इसको अच्छे से पढ़िए। एक भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। सारे प्रश्न हम कवर करेंगे, चाहे भाषा से हो चाहे किसी भी व्याकरण से संबंधित हो, हम पूरी कवर करने का प्रयास करेंगे। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, इससे कुछ प्रश्न आ जाते हैं और इसमें अधिकतर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या अगर पूछेगा तो 11 है, मूल स्वरों की संख्या अगर पूछेगा तो 4 है, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या 11 और मूल स्वरों की संख्या 4, ठीक। कुल व्यंजन की संख्या 44, कुल व्यंजन की संख्या 44 सॉरी कुल व्यंजन पूछे या मूल व्यंजन पूछे, कितनी है इसकी संख्या? 33 है दोस्तों। कुल व्यंजन पूछे या मूल व्यंजन पूछे, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 33। और 33 और 11 को मिला देंगे तो 44, ये क्या कहलाते हैं? मूल वर्ण कहलाते हैं, मूल वर्ण, ठीक है। और यदि 52 पूछा है तो क्या हो जाएगा? कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा? 52 होगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो मूल वर्ण पूछा है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क ख ज फ जो हमारे अरबी भाषा के जो वर्ण है, अरबी फारसी के, उनको भी नुक्ता वाले जो है उनको भी स्वीकार किया गया है, जानते हैं। और एक आगत स्वर या विदेशी स्वर आ को भी स्वीकार किया गया है, लेकिन ये इसमें काउंट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, वधु ईर्षा का संधि विच्छेद होगा। बहुत सरल है, संधि से प्रश्न 2 या 1 या 2 प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। वधु प्लस ईर्ष्या। अब यहां पर देखेंगे ये उ जो है वो किस में बदल जाएगा? ये यण स्वर संधि का नियम है दोस्तों, व में बदल जाएगा। तो यहां पर व कर लीजिए, इसको मैं पूरा देखिए, व हम बात करें, व में हलंत लगा दिए, आ को बाहर निकाल लिए। इसके बाद बचा है क्या? ध। ध में हलंत लगा दिए, दीर्घ उ को बाहर निकाल लिए। इसके बाद इधर है क्या? ई, और इधर है श, और हलंत युक्त स, सॉरी यहाँ पर पहले र आएगा, उसके बाद स आएगा। ईर्ष्या है ना। तो यहाँ पर आधा र, आधा श, और यहाँ पर या में हलंत लगा दो और आ को बाहर निकाल लो, ठीक। अब उ जो है वो क्या बदल जाएगा? उ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो उ में परिवर्तित हो जाता है, तो व लगा दीजिए। तो अब सबको जोड़ दीजिए, बस व है, व में अ है तो व बन गया। ध में आधा है तो ये आधा धा, व यहाँ पर फिर से लिख दीजिए। ई इसमें जुड़ जाएगा, दीर्घ ई है तो दीर्घ ई,
और बाकी ईर्ष्या, तो शब्द क्या बनेगा, वध्वीर्ष्या। और वध्वीर्ष्या हमारा ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। संधि अगर आपको नहीं आती है तो आप तोड़ के याद रखेंगे दोस्तों, एक एक जो वर्ण है उसको तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको संधि बहुत आराम से आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्सम तथा तद्भव शब्दों के संदर्भ में असंगत कथन को चुनिए। पहला देखिए, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुस्वार मतलब आप जानते हैं ये अनुस्वार एक बिंदी होती है, तत्सम माने जाते हैं। ड़ा और ढा, ये देखिए ड़ा और ढा ध्वनियों से निर्मित शब्दों को तद्भव शब्दों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल ये तद्भव शब्द, जहां भी ड़ा लगा हो और ढा लगा हो वो तद्भव शब्द होगा। अज्ञान श्रावक मित्र उक्त शब्द संयुक्त वर्णों से निर्मित होने के कारण तद्भव की श्रेणी में रखे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। संयुक्त वर्ण होने के कारण दोस्तों ये किस में रखे जाएंगे, तत्सम में रखे जाएंगे, ना कि तद्भव में। तो ये क्या है, असंगत कथन को चुनिए, यही इसका आंसर होना चाहिए। आगे देखें, अनुनासिक ध्वनि से निर्मित शब्दों को तत्सम शब्दों में शामिल नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है। अनुनासिक मतलब ये, अनुस्वार मतलब ये बिंदी, और ये जो है वो तत्सम शब्दों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये तद्भव शब्दों के अंतर्गत शामिल है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? देखिए, कर्ण तो तत्सम है, कर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। शंकर भगवान भोलेनाथ जी का जो है वाचक शब्द है शंकर, है ना। उच्च, उच्च को देखिए तो यहाँ पर ऊंचा तद्भव हो जाएगा। श्यालक, श्यालक बोलते हैं दोस्तों साले को, शाला। वृषभ मतलब बैल। आमलक मतलब, आमलक मतलब क्या है, आंवला है। ठीक है, आंवला, आंवलक जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव आंवला है। श्यालक तत्सम है, साला तद्भव है। वृषभ तत्सम है, बैल तद्भव। ईंट, चोंच और भैंस, ये जो है वो सभी तद्भव शब्द हैं। ईंट जो है जाते हो दोस्तों, इसका जो होता है वो क्या होता है, इष्टिका। इसको तत्सम शब्द क्या बोलते हैं, इष्टिका। चोंच का क्या होता है, तो चंचू। चोंच का क्या होता है, चंचू। और भैंस को बोला जाता है महिष, महिषासुरमर्दिनी, याद होगा। ठीक है, तो ये इसका तत्सम शब्द है और ये पूरा तद्भव है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। कंचुक, केंचुली, चंद्रिका का चांदनी होता है। उपालंब का उलाहना, उपालंब मतलब उलाहना होता है। ठीक है, उपालंब उलाहना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कंचुक, केंचुली, चंद्रिका का चांदनी, चंद्रिका का क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प का शब्द तत्सम है? तो इसमें से कौन सा तत्सम है? मीत है, मोर है, मच्छिका है, मुट्ठी है। तो मीत तो दोस्तों ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा मित्र। मोर का तत्सम होगा मयूर। मच्छिका तद्भव शब्द है और इसका जो मच्छिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा दोस्तों मक्खी। तो यही जो तत्सम शब्द है और हमारा आंसर भी मच्छिका ही होगा। मुट्ठी, मुट्ठी का तत्सम शब्द होगा मुष्टिका। क्या होगा, मुष्टिका। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, ये ऐसे का ऐसा आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? अच्छा, ये देशज विदेशज से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। खिचड़ी, गिरगिट और झगड़ा, ये सभी दोस्तों देशज शब्द है। खिचड़ी, गिरगिट और झगड़ा ये सभी देशज शब्द है। कमीज, गुस्सा और जिला, देखिए ये नुक्ता लगा हुआ है तो ये तो अरबी फारसी भाषा के ही है, और गुस्सा भी अरबी भाषा का ही शब्द है। तो ये सभी के सभी अरबी विदेशज शब्द, ये सभी विदेशज शब्द हैं। पैंट की बात करें तो पैंट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हारमोनियम, ये दोनों जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का। अजब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अजब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो ये भी तो
विदेशज शब्द हैं सारे। यहां पर देखें तो किताब, किताब अरबी भाषा का शब्द है। रॉकेट इटालियन भाषा का शब्द है। रॉकेट जो है वो इटालियन भाषा का शब्द है। किताब अरबी भाषा का शब्द है। और सिगरेट स्पेनिश भाषा का, तो ये भी विदेशज है। मेरे ख्याल से प्रश्न होगा सभी शब्द देशज हैं, ये पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सभी शब्द देशज हैं। खिचड़ी, गिरगिट और झगड़ा ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। पेंट और हारमोनियम अंग्रेजी भाषा का है। अजब अरबी भाषा का है। किताब अरबी भाषा का है। रॉकेट इटालियन भाषा का शब्द है। और सिगरेट जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है। ठीक, तो यहाँ पर देशज शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि बी, क्योंकि सभी के सभी बाकी में विदेशज ही हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द नहीं है। संकर, संकर होता है दोस्तों मिश्रित। मिश्रित मतलब दो अलग अलग देशों की भाषा से मिक्स होके बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। दो अलग अलग देशों की भाषा से मिक्स होके बना शब्द। तो यहाँ पर कपड़ा और मिल, कपड़ा जो है वो हिंदी है और मिल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द। तो यहाँ पर ये संकर शब्द है। डाकघर, डाक घर, डाक यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो ये भी है। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ जो है दोस्तों ये यूनानी भाषा का शब्द है। टेलीग्राफ किसका है, यूनानी भाषा का शब्द है। ये संकर शब्द नहीं है, ये विदेशज शब्द है। ठीक है, टेलीग्राफ यूनानी भाषा का और संकर शब्द नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा, टेलीग्राफ। ठीक है, मालवाहक, माल दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है माल। और वाहक जो है वाहक, वाहन से बना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये बिल्कुल संकर शब्द है, नहीं है पूछा है, तो ये टेलीग्राफ होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप नोट्स बना रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों में से अंबर का पर्यायवाची नहीं है। अंबर जानते हैं दोस्तों, अंबर एक बोला जाता है वस्त्र को अंबर और एक बोला जाता है आकाश को अंबर, आकाश को। तो यहां पर मैंने बहुत ही ढंग से ऑप्शन लिए हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए विहाय बिल्कुल अंबर का पर्यायवाची है। ठीक है, अंबर आकाश, अंबर ये यहां पर आकाश से संबंधित विहाय। ठीक है, पर्यायवाची। असनी, असनी इसका नहीं है दोस्तों। असनी कहते हैं अग्नि को, असनी किसको कहा जाता है, अग्नि को, तो इसका पर्यायवाची नहीं है। अंबर का अमृत बिल्कुल, वस्त्र बिल्कुल, तो ये अग्नि इसका जो है वो पर्यायवाची नहीं है अंबर का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बाकी तीनों सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। किस विकल्प के सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो देखिए किस विकल्प के मित्र है, शीघ्रक है, पूषा है, मार्तंड है, आदित्य है, शक्र है, निधिनाथ, अर्थपति, हेरम्ब, वैशाख नंदन, शंख, कर्ण, खुर। तो आप ध्यान रखेंगे मित्र, शीघ्रक और पूषा ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल सही, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है, शक्र लेकिन यहाँ पर नहीं है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, निधिनाथ, अर्थपति ये दोस्तों कुबेर के पर्यायवाची हैं। किसके, कुबेर के। हेरम्ब जो है वो गणेश जी के पर्यायवाची हैं। किसके, गणेश जी के। वैशाख नंदन, शंख, कर्ण और खुर ये किसका पर्यायवाची है, तो ये गधा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मार्तंड, आदित्य ये भी हैं, परंतु इसमें शक्र, इंद्र है और सभी शब्द पूछा है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वायस, बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची हैं, तो ये वायस और बलिपुष्ट दोस्तों सीधा मैं आंसर बता देता हूं, कौवा के पर्यायवाची हैं। किसके, कौवा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में शुद्ध विपरीतार्थी युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, शुद्ध बोला है, शुद्ध विपरीतार्थ कौन सा है, तो अनिवार्य का, आवश्यक, संधि, समास, जटिल, कुटिल, कर्कश, मधुर
यदि अनिवार्य का विपरीत देखें तो अनिवार्य के शुद्ध विपरीतार्थक शब्द होगा ऐच्छिक। आवश्यक का शुद्ध विपरीतार्थक होगा अनावश्यक। अनावश्यक। संधि का विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह। संधि का विपरीतार्थक होगा विग्रह। समास का विपरीतार्थक होगा दोस्तों व्यास। और जटिल का विपरीतार्थक होगा सरल। और कुटिल का भी विपरीतार्थक होगा सरल। तो यहाँ पर ये भी नहीं है। कर्कश का बिल्कुल मधुर होगा। ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल, बोलते हैं ना इसका कर्कश आवाज है, इसका मधुर आवाज है, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आप देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना आकलन कीजिएगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो प्रसारण संकुचन, प्रसारण जो है फैलाव को कहते हैं, संकुचन जो उसको समेट देता है, उसको संकुचित कर देता है, छोटा कर देता है, संकुचन कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल पर्यायवाची है, एकदम करेक्ट है ये। शोषक का पोषक होगा, बिल्कुल होगा शोषक का पोषक, ये भी सही है। बद्ध का आबद्ध नहीं होगा, बद्ध मतलब बंधना, आबद्ध मतलब पूरा बंधा हुआ, ठीक है। तो बद्ध का जो विपरीतार्थक शब्द होगा दोस्तों मुक्त होगा, क्या होगा? मुक्त। तो यही हमारा आंसर है, युग्म सही नहीं है। व्यष्टि का सम, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बद्ध का जो शुद्ध विलोम शब्द होगा वो होगा मुक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए लौकिक, सांसारिक। लौकिक का विलोम शब्द होगा दोस्तों अलौकिक, सांसारिक उसका नहीं होगा। शुद्ध विलोम पूछा है तो ये क्या होगा? अलौकिक होगा, ठीक है। विशेष का सामान्य बिल्कुल सही है। कटु का मधुर बिल्कुल सही है। उष्ण का शीत बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए ऑप्शन सही होगा। लौकिक का क्या होता है? अलौकिक होता है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कई बार प्रश्न पूछा गया है ये लिपि से संबंधित। आप सभी जानते हैं किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि के संबंध में और भी कई सारी बातें हैं दोस्तों जो आगे आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। ब्राह्मी लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। देखिए आ गया एक प्रश्न, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? नहीं है को ध्यान दीजिएगा। पहला, विदेशी ध्वनियों में अ, क, ख, ग, ज, फ को स्वीकार किया गया है। अब भी बताया मैंने, अ और क, ख, ग, ज, फ ये अरबी फारसी भाषा के वर्ण हैं जिसको हम लोगों ने देवनागरी लिपि में स्वीकार किया है, बिल्कुल सही बात है। बी देखिए, पांचों अनुनासिक व्यंजनों अंगा, या, ण, न, म को किसी अन्य व्यंजन के पहले स्वर रहित लिखने के लिए अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। अनुस्वार के रूप में लिखना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अंगा, छ, ट, ढ, ड, द, ह व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए हल लगाना चाहिए, बिल्कुल हल चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। विभक्ति चिन्ह को संज्ञा शब्द के साथ ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखिए, विभक्ति चिन्ह को संज्ञा के साथ, संज्ञा क्या है? जैसे राम, अब राम ने रावण को मारा तो राम ने, इसको संज्ञा के साथ लगाकर नहीं लिखना चाहिए। देवनागरी लिपि में कभी भी संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, सर्वनाम के साथ किया जाता है। सर्वनाम जैसे उसने, तो उसने के साथ हम लगाते हैं। इसका, तो इसका अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं। अपना, तो अपना को हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा जो है उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए दोस्तों, इस बहुत दिक्कत है इसमें, क्योंकि हर बार जो प्रश्न आता है एक उपसर्ग लिया जाता है नी, जो उपसर्ग है ही नहीं, संस्कृत में प्रचलित ही नहीं है ही नहीं नी उपसर्ग, ठीक है। मूल शब्द है निर और अर्थक, लेकिन जो आंसर लिया जाता है नी प्लस अर्थक लिया जाता है, और हमको 2 नंबर से मतलब है, अभी लड़ाई झगड़ा करने से मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर यदि ये पूछा जाए कि निरर्थक में उपसर्ग कौन सा है, तो बिल्कुल आप निर लगाएंगे, नी नहीं लगाएंगे। उपसर्ग पूछेगा तो ये सही होगा, और संधि विच्छेद पूछा है तो ये सही होगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, बहुत ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर पर वहां पर हमारी रैंकिंग कम हो जाती है, नौकरी लगने से हम चूक जाते हैं। संज्ञा एक विकारक पद है, निम्न में से कौन संज्ञा का विकारक नहीं है? विकारी पद है। विकारी मतलब जिसमें बदलाव हो जाता है। विकारी पद किसे कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है शब्दों में, उसको विकारी पद कहते हैं। अब संज्ञा का विकारक नहीं है पूछा है, तो संज्ञा एक ले लो, जातिवाचक संज्ञा हम ले लेते हैं, जैसे लड़का। ठीक है, लड़का खाना खाता है, बदल रहे, काल बदल दे। देखिए, लड़का खाना खाता है तो लड़का वही रहा, लड़का खाना खाता था। देखिए यहां पर मैं लिख दूं लड़का खाना खाता है, वही है। काल बदल दो, लड़का खाना खाता था। लड़के में कोई परिवर्तन हुआ क्या? ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। लड़के में कोई परिवर्तन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। काल बदल दी हमने, था कर दिया, लेकिन लड़का जैसे का तैसा रहा। कारक बदल दीजिए, ठीक है, लड़के द्वारा यह काम किया गया, लड़के के द्वारा यह काम किया गया। देखिए कारक हमने बदला, ठीक है, साधन या माध्यम करण कारक में लाया, लड़का का क्या हो गया? लड़के हो गया, यह काम किया, लड़के के द्वारा यह काम किया गया। तो यहां पर लड़का परिवर्तित हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। इसका मतलब कारक इसका विकारक पद है। ठीक है, लिंग देखें तो लड़का को आप लड़की कर दो, लड़की ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया। हमने लिंग परिवर्तित किया तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? लड़का का लड़की, तो लिंग भी इसका विकारक पद है। वचन, लड़कों ने बाजी मारी, लड़कों ने बाजी मारी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हम वचन बदले तो लड़का जो है वो परिवर्तित होके क्या बन गया? लड़कों। मतलब काल के अनुसार छोड़कर ये कारक के अनुसार भी परिवर्तित हो रहा है, लिंग के अनुसार भी हो रहा है और वचन के अनुसार भी हो रहा है। इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका विकारक नहीं है, तो इसका आंसर होगा काल। काल के अनुसार संज्ञा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। उसकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा है, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों, जितने भी इष्ट देवी देवता हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, परंतु उन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के गुणों की तुलना यदि किसी से कर दी जाती है, किसकी गुणों की तुलना कर दी जाती है, तब वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो यहाँ पर उसकी पुत्री जो है लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी जैसे है, उसकी पुत्री के आने से उसके घर में धन धान्य जो है वो बढ़ा है, तो लक्ष्मी के स्वरूप के समान है, इसलिए ये उनके गुणों की तुलना की जा रही है, इसलिए ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। अब ये क्या बन गया? जातिवाचक बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आप सर्वनाम का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, संकेतवाचक विशेषण के रूप में, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में या निजवाचक सर्वनाम के रूप में? निजवाचक सर्वनाम के रूप में बिल्कुल होता है, मैं अपना काम आप कर लूंगा। तो यहां पर ये आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। देखिए, मैं अपना काम आप कर लूंगा। तो यहां पर जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं। तो यहां पर आप शिक्षक हैं,
उसकी निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आप एक शिक्षक हैं, इसकी निश्चितता का बोध करा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और यही शब्द हम अगर बदल दें, आप रमेश सिन्हा एक शिक्षक है, एक शिक्षक है। देखिए ये बारीक बारीक चीजें हैं, अगर आपने इसको ढंग से पकड़ के रखा होगा तब ये प्रश्न आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो संकेत, आप रमेश, रमेश की ओर संकेत करके मैं आपको बता रहा हूं, आप रमेश सिन्हा एक शिक्षक है। तो यहाँ पर संकेत वाचक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। इसको बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ा होगा तभी आपसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, संकेत वाचक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में नहीं, उत्तम पुरुष में तो मैं का प्रयोग होता है, हम का प्रयोग होता है, हम सब का प्रयोग होता है, तो आपका प्रयोग कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या पूछा है, नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए एक शब्द ये आपको दिखेगा, अधि प्लस आत्म प्लस इक प्रत्यय से लगा है। ठीक है, अधि प्लस आत्म ई का यह बन जाता है, ये यण स्वर संधि का नियम है, शब्द बनेगा अध्यात्म। और अध्यात्म में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो अ का आ बन जाता है और शब्द बनता है आध्यात्मिक। क्या बनेगा, आध्यात्मिक, न कि आध्यात्मिक। तो ये जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है। पुनरावलोकन की बात करें तो पुनर शब्द है, पुनर प्लस अवलोकन, पुनर प्लस अवलोकन। अब यहाँ पर देखिए ये हलंत में है और अ इसमें जुड़ जाएगा, शब्द सीधा सीधा बनेगा पुनरावलोकन, न कि पुनरावलोकन। ठीक है, तो ये भी शब्द शुद्ध नहीं है। सौंदर्यता शब्द मूल शब्द है सुंदर, सुंदर में जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सौंदर्य, और सुंदर में जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सुंदरता। सौंदर्यता नहीं होता है, सौंदर्यता गलत है। यह और ता प्रत्यय दोनों एक ही भाव के वाचक शब्द हैं और एक ही भाव के वाचक शब्दों का प्रयोग एक ही शब्द में एक साथ नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखेंगे। सुंदर्यता, चातुर्यता, माधुर्यता ये शब्द गलत हैं दोस्तों। सुंदर या सौंदर्य बनेगा या तो सुंदरता बनेगा। तो ऑप्शन सी शुद्ध शब्द, अच्छा ये भी गलत है। महत्ता ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल शब्द है महत, और महत में जब हम ता शब्द जोड़ देते हैं, ता प्रत्यय जोड़ते हैं, तब जो शब्द बनता है वो बनता है महत्ता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी तरह से ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। ये कई बार पूछा गया है, वेरी IMP, बार बार पूछा जाता है। कौन सा है दोस्तों, तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन ए अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही शब्द है। देखिए अनुग्रह लिखेंगे तो आप बिल्कुल अनुग्रह ऐसे लिखिए, संग्रह लिखेंगे तो बिल्कुल आप संग्रह ऐसे लिखिए, लेकिन अनुग्रहित और संग्रहित लिखेंगे तो आपको संग्रहित भी ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। देखिए उज्जैनी गलत है दोस्तों, उज्जैनी होगा। ठीक है, उज्जैनी गलत है, उज्जैनी होगा। ठीक, उज्ज्वल भी गलत है, उज्ज्वल ये 50,000 बार पूछा गया है। दोनों ज आधा होगा, दोनों ज क्या होगा, आधा होगा, ध्यान रखेंगे। उज्ज्वल ये वाला शुद्ध है। प्रोज्वल ये सही है, प्रोज्वल यहाँ पर सही लिखा गया है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, गलत लिखे गए हैं। तो सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। प्रज्वल तो शब्द ही गलत है, प्रज्वल का शुद्ध होगा प्रज्वल। देखिए प्र प्लस ज्वल मिलकर बना है, प्र प्लस ज्वल, तो यहाँ पर डबल जा आने का चांस ही नहीं है। जिजीविषा, जिजीविषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जिजीविषा। ठीक है,
जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। जिजीविषा किसे कहते हैं हम लोग? जीने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा। विजिगीषा विजय प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है, विजय प्राप्त करने की इच्छा, करने की इच्छा, विजिगीषा, ठीक। मुमुक्षा ये मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, किससे क्या प्राप्त? मोक्ष, मुक्त प्राप्त करने। मुमूर्षा, मुमूर्षा गलत लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मुंह और बड़ा मुंह होगा और मुमूर्षा यहाँ पर मृत्यु की इच्छा। मुमूर्षा मतलब मृत्यु की इच्छा। शुश्रूषा सही लिखा हुआ है, सेवा करने की इच्छा। शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? सेवा करने की इच्छा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, शुश्रूषा सेवा करने की इच्छा। तो इसमें ये गलत है, इसमें प्रज्वल गलत है। तत्व बिल्कुल सही है, महत्ता बिल्कुल सही है, तत्वावधान बिल्कुल सही है। देखिए मूल शब्द है तत्, तत्व जो भाववाचक संज्ञा, तत् मतलब उसका भाव, तो यहाँ पर आधा त है और यहाँ पर एक त और है, और ये शुद्ध शब्द तत्व होता है, जबकि हम लोग सभी बुक सभी पुस्तकों में ये तत्व ऐसे लिखा जाता है जो कि गलत है। महत्ता के संबंध में इससे पहले हमने बात की थी, महत मूल शब्द है और उसमें ता प्रत्यय जुड़ता है। तत्वावधान ये तत्व है, प्लस इसी में आप अब जोड़ दीजिए अवधान, क्या जोड़ दीजिए? अवधान। अब व का आ और ये व दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, त आधा त और व का आ बन जाएगा, फिर व और ये शब्द बनेगा क्या? तत्वावधान। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पूरी चीज़ें क्रमबद्ध रूप से समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट जरूर कर देंगे। और यदि आपको क्लासेस पसंद आई है, आप कंटिन्यू क्लासेस चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। और ये पूरा जो सेशन का जो क्लास का PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा, आप क्लासेस कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।